हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट वीडियो रहेगी ये और इजी एक्सप्लेनेशन है। फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, समस्या है, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें @class11ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। यहाँ पे भी आपको चैप्टर वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलो फिर भाई आज का चैप्टर समझते हैं, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बस उसमें कानून की बातें हैं? क्या उसमें कोई वैल्यूज, कुछ उसमें मोरालिटी की बातें नहीं है? तो इसको हम डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। कुछ लोगों को पता है क्या लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रूल्स वगैरह की बुक है ना, कानून लिखे हुए हैं और तो कुछ है नहीं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है भाई। बहुत सारे कानून होते हैं जो वैल्यूज और मोरालिटी से निकलते हैं। ठीक है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ कानून वानून की बुक है और कुछ नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर भेदभाव के खिलाफ कोई कानून बनाया गया है, ठीक है, ये कहाँ से आया? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी एक वैल्यू है, इक्वलिटी से आपने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक लॉ बना दिया, तो वैल्यूज तो है ना भाई, बिना वैल्यूज के थोड़ी ना कानून बनेंगे। इसके अलावा कोई कानून बना प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अगर कुछ बोल पा रहे हो तो आपको जो ये लॉ बन रहा है ये कहाँ से आया? वैल्यू ऑफ लिबर्टी, आज़ादी। आज़ादी भी एक वैल्यू है। सो वैल्यूज से हमारे एक बहुत सारे कानून निकल रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस, आपको न्याय मिले, इससे रिलेटेड अगर कोई कानून है तो ये वैल्यू ऑफ फेयरनेस से आया। ठीक है, फेयरनेस यानी कि आपके साथ सब कुछ फेयर हो, ये एक वैल्यू है। सो ये चीजें प्रूव कर रही हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें बस कानून लिख दिए और लॉज लिख दिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी वैल्यूज हैं, मॉरल बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें, एथिकल बातें भी लिखी हुई हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ लीगल बुक, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इट ऑल्सो अ मॉरल गाइड, अच्छी बातें हैं, अ सेट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज लिखी हैं, अ विजन ऑफ व्हाट सोसाइटी शुड बी, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए इसका एक विजन है, और ये हमें बताता है क्या सही है, क्या फेयर है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अच्छा है सोसाइटी के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक लीगल बुक नहीं है भाई, ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है, जो कि हमें भूलना नहीं है, जो कि अपने को याद रखना है बहुत अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे समझते हैं। हाउ टू ट्रूली अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? तो भाई देखो, सिंपल सा तरीका है सबसे पहले आप इसके की कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे राइट्स है, जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे सिटीजनशिप है, जैसे माइनॉरिटी है। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसी के बेस पर ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। राइट्स, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, यही सब तो मेन है ना, उसका कोर है। तो आप जब इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे डिटेल में जाके, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर असल में है क्या चीज। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन विजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन समझना और ज्यादा जरूरी है। आपको ये पूछना है कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डज द कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसी सोसाइटी बनेगी, क्या चाहता है हमारा संविधान। एक फेयर सोसाइटी जहां पे सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, अ फ्री सोसाइटी जहां सभी लोग आजाद हो, अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल, एक ऐसा समाज जहां पर सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट ना हो। यही तो चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा ही तो एक समाज बनाना चाहता है भाई। ठीक है। तीसरा, लर्न हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो डिबेट हुई होंगी, डिस्कशंस हुई होंगी जब इसका क्रिएशन का टाइम था। तो आपको पता है कि क्यों वो कुछ सर्टेन आइडियाज और वैल्यूज को ऐड किया गया है। जब आप इसको डिबेट को पढ़ोगे तब पता चलेगा भाई। इक्वालिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो आपको तब पता चलेगी जब आप डिबेट को पढ़ोगे कि हमारे हिस्टोरिकल, अगर आप पीछे के फैक्ट पढ़ो, कईयों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो इस बात को, इक्वालिटी वाली बात को रखा गया था भाई, चिल्ला चिल्ला कर। तभी आपको पर्पस समझ में आएगा। हर एक कानून, हर एक लॉ जो बनाया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम कॉन्स्टिट्यूशंस डोंट हैव अ डीप फिलॉसफी। होता क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस तो भाई होते हैं फिलोसफिकल, थोड़े डीप, लेकिन हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वो उतनी डीप नहीं होती है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि नॉट एवरी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन बिग आइडियाज़ और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़। तो हर किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बड़े आइडियाज़ नहीं लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जापान पीस कॉन्स्टिट्यूशन 1947। तो होता क्या है, जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो स्ट्रांगली पीस को प्रमोट कर रहा है। कैसे, जापान का इतना यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं आपको बताऊंगा आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इसको पीस का कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। आखिर जापान ने ऐसा क्या किया है भाई, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पीस का कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कहा क्यों है? आखिर उसके अंदर कुछ तो ऐसी बात ज़रूर होगी। अगर किसी के अंदर बात नहीं होती तो उसको कभी भी पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से तो भाई नहीं कहा जाता। तो अगर उसको कहा जाता है तो ज़रूर कोई बात होगी। तो चलिए फिर देखते हैं। जो अपना आर्टिकल 9 है, ठीक है, आर्टिकल 9 है किसका, जापान का। वो क्या कहता है आप इसको समझो। जापान इज़ नॉट अलाउड टू हैव वॉर और मेंटेन अ मिलिट्री फॉर फाइटिंग। जापान को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता उसका कॉन्स्टिट्यूशन कि आप किसी से वॉर करो या फिर लड़ने के लिए मिलिट्री रखो। अब ऐसा रूल क्यों है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। सो ये रूल को ऐड किया गया क्योंकि जापान का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का। क्योंकि जापान ने जितनी तबाही झेली थी ना, जो सफरिंग्स झेली थी वो बहुत ह्यूज थी, वो बहुत बड़ी सफरिंग्स थी। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में आपको भी पता है हिरोशिमा नागासाकी के साथ क्या हुआ था, जो एटम बम्स गिराए गए थे वहाँ पे। सो जापान ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे रास्ते को चुनेगा जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होगा ताकि फ्यूचर में कभी भी वो किसी के साथ वॉर में इंगेज ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर किसी के देश में नहीं होता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा जापान का है, कि जो किसी वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहा है, बड़े आइडियाज़ को प्रमोट कर रहा है। तो भाई बिल्कुल कर रहा है, पीस को प्रमोट करना कोई छोटी बात नहीं होती है। हर देश चाहता है कि हमारे पास मिलिट्री हो, हथियार हो, वॉर करें अगर हम जरूरत पड़े। अगला टॉपिक है डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंटली। देखो भाई, हर कोई अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन देता है। अगर मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, इवन स्कूल्स में पीपल या लोग बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई वैल्यूज़ को अपने तरीके से। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ इंटरप्रिटेशन सही होती हैं, कुछ को घुमा फिरा कर अपना पर्सनल या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कोई बताता है ऐसा सोशल मीडिया वाला या न्यूज़ वाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई नेता है ना, हो सकता है वो आपको फ्रीडम का ज्ञान दे रहा हो लेकिन वो राइट्स के बारे में नहीं बता पाएगा, दूसरों के राइट्स भी होते हैं ये नहीं बताएगा। या एक ग्रुप है मे यूज़ इक्वालिटी ओनली फॉर देयर ओन एडवांटेज, कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इक्वालिटी वर्ड का यूज़ कर रहे हो, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ होते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये हर कोई अपने नज़रिए से पेश करता है इसको, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली इसको तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके मिसयूज़ करता है। तो ये चीज़ आप एक तो याद रखना। अब ये एक प्रॉब्लम क्यों है भाई, अब आप इस चीज़ को समझो कि घुमा फिरा के पेश करना क्यों एक प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का असली मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको घुमा फिरा के बताओगे। तो फिर फ़ायदा क्या भाई उसको बताने का तो कोई फिर पॉइंट नहीं बचता। सो ऐसे में अब हमें करना क्या चाहिए, आप ये पूछोगे। सो वी मस्ट कंपेयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। आपको क्या करना है, किसी से भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इंटरप्रिटेशन ले रहे हो तो एक ही बंदे के आंसर पे रिलाय मत करो। आपको कंपैरिजन करना है अलग अलग इंटरप्रिटेशंस का। आपको सुनना है कि अलग अलग लोगों का क्या मानना है, आपको सुनना है कि अलग अलग लोग क्या कहते हैं उस इंटरप्रिटेशन के बारे में, तब जाकर आपको किसी कंक्लूजन पे आना है।
सो अब आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में कहना क्या चाहता है, और फिर आप मेक श्योर कर पाओगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सही वैल्यूज़ हैं, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम। अब हर कोई मान लो अगर जब इक्वालिटी की बात करता है, बताता है, तो वो अपने बारे में ज़्यादा बता रहा होता है फ़ायदा देखते हुए, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू कंट्रोल पावर। आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आन क्यों पड़ती है? वाई डू वी इवन नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन भाई? क्या हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं रह सकते? तो आंसर है बिल्कुल नहीं रह सकते। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉज की बुक है, रूल्स की बुक है। अगर रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, सब कुछ रिटर्न में होगा, तो कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी। सरकार जो होगी उसके लिए भी कानून इक्वल होंगे, गवर्नमेंट जो होगी वो कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। क्योंकि आज की डेट में होता क्या है, मॉडर्न जो गवर्नमेंट्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर लीडर अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं अगर कोई लिमिट नहीं होगी उसके ऊपर। भाई होता क्या है, अगर पावर आपको ज़्यादा दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं देश के अंदर, लॉज है नहीं, रूल्स है नहीं, तो पावर का तो मिसयूज़ ही होगा ना। हिस्ट्री ये इस बात की हिस्ट्री गवाह है कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जहाँ पर रूल नहीं होते वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप होना, अन्याय होना, टायरनी, किसी को मारना पीटना, ऐसी भी सरकारें होती हैं अगर उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना किसी भी देश के अंदर, तो क्लियरली वहाँ पे लिखा होगा कि भाई ये जो पावर है वो तुम्हारी है, इतनी 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 जो पावर है वो इनकी है, तो आप अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाओगे। ये फ़ायदा हो जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स क्लियर रूल्स, ठीक है, सो दैट पावर इज़ यूज फेयरली, सेफली एंड फॉर द पीपल्स बेनिफिट। जो पावर है वो सरकारें लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ करें, ना कि अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। लोगों का भला हो, ना कि सिर्फ सरकार का ही भला हो। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मोर देन जस्ट कंट्रोल गवर्नमेंट पावर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का काम इतना ही है बस गवर्नमेंट की पावर पे कंट्रोल लाना? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का काम इससे कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करता है सोसाइटी को चेंज करना है एक फेयर और पीसफुल तरीके से। अगर बदलाव लाना है, कोई कानून बदलना है, कोई कस्टम चेंज करना है, सो लोगों को एक डेमोक्रेटिक मेथड प्रोवाइड करता है ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और इम्प्रूव करने का सोसाइटी को। होता क्या है, जहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि पहले कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया ही ले लो, तो वहाँ पर दूसरे लोग हमारे ऊपर रूल करते थे उस टाइम पे। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे लिए एक सिंबल ऑफ फ्रीडम बन जाता है। जब आपके देश के खुद के कानून होंगे, जब आपका देश खुद पे रूल कर रहा है, तभी तो कानून खुद के होंगे ना। आपको इंडिपेंडेंस का एहसास तभी तो होगा जाके कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। आखिर आपको पता तो चल रहा है कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस जो है वो आप ही की है, किसी और की नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता था, मैं अगर आपको पहले की बात बताऊं, अर्लियर पीपल थॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेन जॉब वॉज ओनली कंट्रोल द रूलर। लोगों को पता है क्या लगता था, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, इतना ही काम है बस रूलर्स को ही कंट्रोल करना है और क्या करना है। लेकिन अब ये चीज़ जो है, ये धारणा, ये विचार, कुछ भी कह लो, इसमें बदलाव आ गया है। ये चीज़ें अब बदल गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो गिव पावर टू वीकर एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन की बातें लिखी जाती हैं जिससे फ़ायदा होगा जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, चाहे वो एससी कम्युनिटी से हो, एसटी कम्युनिटी से हो, ओबीसी से हो, ट्राइबल लोग हों, उनका भी तो प्रोटेक्शन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है। सो होता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स ऑफर किए जाते हैं, कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, जिनके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, जिन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और अनटचेबिलिटी का सामना करा है जिन्होंने, तो उनके लिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वरदान के मतलब समान है भाई, बिल्कुल। अब हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जब उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आइडिया से नहीं बना हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग वैल्यूज़ को कंबाइन करके बना है। जैसे हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिबरल है कि अगर आपको मैं बताऊं, जो लोगों की फ्रीडम है, जो लोगों के राइट्स हैं, ये उसके लिए बात करता है। लोगों को पूरा हक है कि वो अपनी बात रखें,
सोचें और फ्रीली जी सकें। लोगों को पूरा हक है, ठीक है, कोई लोगों को रोक नहीं सकता हमारे यहाँ पे। दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भाई डेमोक्रेटिक है, लोगों को पूरा राइट है, अपनी गवर्नमेंट को वो खुद चूज़ कर सकते हैं, लोग खुद इलेक्शंस में जाके वोट डाल के आते हैं और हर कोई सपोर्ट करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है। हमारे यहाँ पे सरकारें अपने आप नहीं बन जाती, सरकारों को बनाने में लोगों का ही हाथ होता है, ये चीज़ आप याद रखना। तीसरा है इगैलिटेरियन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी की बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी की कास्ट को लेकर, किसी के रिलीजन को लेकर, किसी के जेंडर को लेकर। इस बात को लेकर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल समझा जाएगा, जहाँ सभी लोग जो है वो बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। फोर्थ है सेक्युलर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म की बात करता है। वो कहता है कि जो हमारी सरकार होगी वो सभी रिलीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट रखेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर विशेष धर्म के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट होगी, किसी के खिलाफ ज़्यादा नफरत होगी, ये नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही होता है, जो भी हमारा रिलीजन है उसको आप गवर्नमेंट से अलग रखो, मतलब किसी एक स्पेशल रिलीजन के ऊपर स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। फिर आता है फेडरलिज्म या फेडरल। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों के बीच में जो पावर है उसकी शेयरिंग होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने अलग पावर है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी कुछ अलग से पावर्स हैं। उसके बाद आता है इंक्लूसिव। ठीक है भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सभी को बराबर रखना है। जो खासकर माइनॉरिटीज़ हैं, जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, जो वीक लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको सपोर्ट करता है, उनको साथ लेके चलने की बात करता है। उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उन सभी को जस्टिस मिले, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, सभी को साथ लेकर सरकारें काम करें। आगे बढ़ें अगर, फ्रीडम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। माना जाता है कि हमारे यहाँ पे जो अपनी बातों को रखने का हमारा राइट है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। जब आप डेमोक्रेसी के अंदर रहते हो तो लोगों को पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपनी बातों को शेयर करें, अपने आइडियाज़ को रख पाएँ, चाहे वो बोल कर रखें, चाहे वो लिख कर रखें, चाहे वो शेयर करें, कैसे भी वो फ्री होने चाहिए। तभी एक डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर पाएगी, अदरवाइज डेमोक्रेसी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय जी थे। और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करूं तो 19वीं सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी प्रेस की फ्रीडम के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे, हमारे न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल करते थे। जैसा ब्रिटिशर्स को अच्छा लगता था, ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से न्यूज़ छपवाते थे। तो ऐसे में राजा राम मोहन रॉय जी, जो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी रह चुके थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, इस चीज़ के लिए उनके सामने वो लड़ गए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रॉलेट एक्ट की बात करूं तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपको पता है जो रॉलेट एक्ट आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जो बेसिक फ्रीडम्स है वो छीन ली गई थी। लोगों को बिना मतलब के अरेस्ट कर लिया गया था, कोई ट्रायल भी नहीं था, जो कि बहुत अनफेयर था। अब आपको समझ आ रहा है कि भाई फ्रीडम कितनी ज़रूरी होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें मिला ना बन के, तब हमें पता चला कि फ्रीडम का मतलब ये होता है। अदरवाइज़ आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ना मैं, क्या होता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे न्यूज़पेपर नहीं छपने देते थे। रॉलेट एक्ट जिस टाइम पे आया था तो अंग्रेज हमें मार दिया करते थे। जलियांवाला बाग मसैकर आपने सुना होगा, कितने लोगों को वहाँ पे उन्होंने यार, जो निर्दोष लोग थे उनके ऊपर गोलियाँ चलवाई जनरल डायर ने। तो ये तो कितना अनफेयर था। अब ऐसे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ चीज़ों की गारंटी देता है यहाँ पे जब वो बात करता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारी कुछ ऐसी फ्रीडम है जिसको वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले राइट टू फ्री स्पीच। आपका जो मन करे आप रखो, लेकिन एक अप्रोप्रिएट तरीके से रखो, एक सही तरीके से आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो, तो आपको पूरा राइट है कि आप बोल सकते हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। आज की डेट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की गारंटी देता है, गारंटी कि आपको कोई विदाउट रीज़न अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको बिना मतलब के ऐसे जेल के अंदर नहीं रख सकता। ये आपके पास पूरा पूरा राइट है,
आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपका मन करे, आप इंडिया में रहते हो, आप किसी भी बिलीफ को, किसी भी रिलीजन को मानो, चाहे आप एथिस्ट बनो, चाहे आप धार्मिक बनो, चाहे आप कट्टर बनो, आपका जो मन करे आप बनो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरी गारंटी देता है, पूरा राइट देता है, आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपोगेट करो, कोई रोकने नहीं आने वाला आपको, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं। अब जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबरल है, लेकिन अपने तरीके से हम फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह वाली फ्रीडम नहीं देते हम यहाँ पे। होता क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का लिबरल होना अलग बात है, इंडिया का लिबरल होना अलग बात है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादातर फोकस करती हैं इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ज़्यादा, अमेरिका वगैरह, कि हमारे जो लोग हैं उनको थोड़े राइट्स वगैरह ज़्यादा मिलें, वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिजर्वेशन की बात करूं जब मैं एससी और एसटी की, तो हम क्या कहते हैं, एवरीवन इज़ इक्वल इज़ नॉट इनफ। हम यहाँ पे हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं इक्वल, मतलब हम कहते हैं सभी इक्वल हैं, ये इनफ थोड़ी है भाई। हमारे यहाँ पे क्या सभी इक्वल रहे हैं? पास्ट में कितना इनजस्टिस हुआ है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे एससी एसटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, विचारों के साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव रहा है। सो ऐसे में इंडिया इन ग्रुप्स की मदद करता है। इन लोगों के लिए पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के अंदर इनके लिए सीट्स को प्रॉपरली रिजर्व किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब हो या एजुकेशनल सीट्स हो, कॉलेज की सीट्स हो, वो भी इन लोगों के लिए रिजर्व की जाती हैं। समझ में आ रहा है अब आपको कि हमारे यहाँ पे एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों के साथ जो पास्ट में जितनी भी दुर्घटना हुई है, जो पास्ट में जितना भी इनजस्टिस हुआ है, वो आगे ना हो, और जो पीछे हो चुका है उसकी भरपाई के लिए ही तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो अब हमें ये देखना है कि वाई इंडिया नीड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल रूल फॉर कम्युनिटीज़। हमें स्पेशल ऐसे रूल्स क्यों चाहिए होते हैं कुछ कम्युनिटीज़ के लिए। तो सबसे पहला ही पॉइंट इसमें आपका ये बनेगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, और वो भी सारे एक साथ रहते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, एंड ये बहुत ही डिफरेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ तो उधर तो ज़्यादातर लोग यूनिफॉर्म हैं, वहाँ पे ज़्यादातर एक ही रिलीजन फॉलो हो रहा है, या वहाँ पे ज़्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। फिर है सम रिलेशनशिप्स आर अनइक्वल। होता क्या है, कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर हायरार्की होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, अपना हिंदुइज़्म है तो उसी के अंदर क्या हायरार्की बनी हुई है, ब्राह्मण अपने आप को ऊपर समझते हैं, जो दलित लोग हैं उनको नीचे रखा हुआ है। तो ये भी एक हायरार्की बना रखी है। कईयों के साथ रिलीजियस राइवलरी रही है हमारी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स के आपस में नहीं बनती। तो हमारे इंडिया में हमें तो चाहिए ही चाहिए कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। तीसरी चीज़ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसीलिए स्पेशल प्रोटेक्शन देता है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबकी रिस्पेक्ट होगी, सभी समाज के लोगों की इज्जत की जाएगी, और कम्युनिटी के कुछ राइट्स हैं, ठीक है, राइट्स फॉर कम्युनिटी रन इंस्टीट्यूशंस। होता क्या है, जैसे मान लो कोई क्रिश्चियन है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, तो क्रिश्चियन लोगों को पता है इतना राइट दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपने खुद के स्कूल खोल सकते हैं, अपने खुद के कॉलेज खोल सकते हैं जहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई करवाएं। मुस्लिम्स को इतना राइट दिया हुआ है वो अपने मदरसे खोल सकते हैं। हिंदुओं को इतना राइट है कि वो अपना गुरुकुल खोल सकते हैं, ठीक है। सिखों को इतना राइट है वो अपना माइनॉरिटी कॉलेज खोल सकते हैं। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो दिया है ना उनको राइट, है ना। तो गवर्नमेंट चाहे तो माइनॉरिटी वाले जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट उनको एड दे सकती है, यानी कि उनकी मदद भी कर सकती है। अब हमारा जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेक्युलरिज्म से कितना डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा ये चीज़ को समझना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही बारीक पॉइंट है कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या करता है कि रिलीजन और स्टेट को बिल्कुल सेपरेट रखता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिलीजन और स्टेट का कोई कनेक्टिविटी का आपको दूर दूर तक का नहीं यहाँ पे नाता दिखेगा। गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिलीजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करती है, ना वो रिलीजन के मामलों में मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर करती है। इंडिया का सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिलीजन और स्टेट एक डिस्टेंस तो रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है,
इक्वलिटी और जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेयर करती है। जैसे अनटचेबिलिटी क्या है, हमारे यहाँ पे रिलीजियस पहले ऐसा एक था, एक बहुत बेकार प्रथा थी, मतलब आप कह सकते हो बहुत गलत प्रैक्टिस थी ये। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, इंटरफेयर तो किया ना, सती वाला जो सिस्टम था उसमें भी यही था, गवर्नमेंट ने रुकवाया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स को फंडिंग देती है स्कूल चलाने के लिए, तो ये भी एक तरीके से इंटरफेरेंस ही हुआ किसी के रिलीजियस मैटर में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सब नहीं होता, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। हमारा जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है उसमें यही बातें कही जाती हैं कि हमें लोगों की फ्रीडम, लोगों की इक्वालिटी और सोशल जस्टिस का ध्यान रखना है। सभी लोगों को फ्रीडम मिले, सभी लोग आज़ाद रहें, इक्वालिटी के साथ हर कोई जिए भाई, अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम ना हो, जेंडर बायसनेस ना हो, ठीक है, और ये जो हम कह सकते हैं जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल जस्टिस हो भाई। मतलब सोसाइटी में जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन सभी को आप आगे बढ़ाओ, सभी की मदद करो, कोई किसी के साथ इनजस्टिस पास्ट में हुआ है तो उसकी हेल्प करो। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट। तो इसको ध्यान से समझो, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एडल्ट लोग हैं जो 18+ हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, उन सभी को वोटिंग का राइट दिया गया है ना। इंडिया में अलाउ किया गया है जितने भी एडल्ट हैं वो वोट डाल सकते हैं, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, चाहे कोई रिच हो चाहे कोई पुअर हो, सारे ही लोग इक्वल हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, इस चीज़ को लाना ही बहुत बड़ी बात है। यूरोप के बड़े बड़े देश हैं जहाँ पे सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कई सालों तक लड़ना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था। वहाँ पे विमेंस को भी इतनी जल्दी वोटिंग का राइट नहीं मिला था जो इंडिया के अंदर मिला हुआ है। सो पीपल थॉट इंडियाज कास्ट सिस्टम वुड नॉट अलाउ ट्रू डेमोक्रेसी। लोगों ने तो हमारा मजाक बनाया था कि जो हमारा जो कास्ट का सिस्टम है ना, जो हम जातिवाद में बटे हुए हैं, हमारे यहाँ पे कभी डेमोक्रेसी चल ही नहीं पाएगी। और इवन मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी जो विमेन हैं और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ही बाद में वोटिंग के राइट्स मिले हैं। वोटिंग के राइट्स तो यूरोप के अंदर भी लोगों को नहीं मिले हुए थे। अब अगर मैं आपको बताऊं, 1895 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ये पहला ड्राफ्ट था जब आया, तो इसमें वोटिंग राइट्स की बात कही गई। इसमें बोला गया कि जब इंडिया आगे बनता है, आज़ाद होता है, या अगर कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होता है तो वोटिंग का राइट सबको दिया जाएगा, इस ड्राफ्ट में कहा गया। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया मैन और वुमेन जो 21 साल से ऊपर हैं उनको ही वोटिंग का राइट होना चाहिए। तो इनिशियली तो ये 18+ वाला नहीं था, शुरू में जब वोटिंग का राइट मिला था तो वो 21+ वालों को ही दिया गया था। अब ये इतना ज़रूरी है क्यों, इसको आप समझ लो कि अगर डेमोक्रेसी को वाकई में आपको कामयाब करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप राइट्स दो, सभी को वोटिंग के राइट्स दो, और सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को इक्वल वॉइस मिलेगी। इससे लोग अपनी बातों को रख पाएंगे भाई ज़्यादा अच्छे से, अगर उनके पास कुछ राइट्स होंगे। समझ आ रहा है आपको? ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। अब आता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। इस टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। सो अनलाइक द यूएस वेयर ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर, इंडिया गिव स्पेशल पावर टू सम स्टेट्स। अब यूएसए है, वहाँ पे ऐसा फेडरलिज्म है जितने भी स्टेट्स हैं सबको इक्वल पावर मिली हुई है, कोई स्पेशल स्टेट नहीं है वहाँ पे। पर हमारे इंडिया के अंदर आता है आर्टिकल 371, नागालैंड आर्टिकल 371A के तहत उसको स्पेशल पावर्स दी गई हैं, वो अपने लोकल कस्टम्स को, वहाँ के कानून रीति रिवाज को वो प्रोटेक्शन दी गई है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं कि कोई आके बाहर से वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी स्टेट्स को नहीं मिले हुए हैं। कहने का मतलब है ये तो स्पेशल ट्रीटमेंट है ना भाई, किसी स्टेट के साथ और किसी के साथ नहीं है। सो इंडिया का ये एक मॉडल है, अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्लस इम्पोर्टेंट स्टेट पावर्स हैं, ठीक है, ये हमारा है कि भाई स्टेट को भी पावर देनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। अब आगे बताओ, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी बाय रिकॉग्नाइजिंग मैनी लैंग्वेजेस। हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम यहाँ पे जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ प्रोविजंस बना रहे हैं। इसके अलावा नो सेपरेट रिलीजियस इलेक्टोरेट्स। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था, इलेक्शंस जो थे ना वो रिलीजन के बेसिस पे कराए जा रहे थे कि भाई इतने से एरिया में सिर्फ मुस्लिम्स के कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम वोट देंगे, इस एरिया में हिंदुओं के कैंडिडेट होंगे, हिंदू वोट देंगे। हुआ क्या,
इंडिया ने तो ये सिस्टम हटा दिया, क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर वोटिंग होगी तो ये तो बिल्कुल बेकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानना था कि भाई इंडिया जो है वो एक कम्युनिटी है, हमारे यहाँ पे इसको बांटो मत इंडिया को, और भाईचारे के साथ रहो। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी की बात करता है, ब्रदरहुड जिसको हम कहते हैं, भाईचारा। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हारमनी, आप भाई मिलजुल कर रहो, यूनिटी के साथ रहो, फोर्सफुली नहीं रहना। हमारा गोल यही है कि जितने भी ग्रुप के लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं वो इज्जत के साथ रहें, इक्वालिटी के साथ रहें। अब हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात तो ये आती है कि ये बहुत ही लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो कि यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, रूल्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन एंड सिविल सर्विसेज आर रिटन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब ये सिविल सर्विसेज के लिए और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स लिखे हुए हैं वो उसमें ना लिखकर आप अलग से भी उसकी एक रूल बुक बना सकते थे भाई, तो इसको खामे खामे बहुत बड़ा बना रखा है। एक तो ये क्रिटिसिज्म है। अनरिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेशन होता क्या है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो लोग बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, जो लिख रहे थे, वो हर किसी को ये राइट नहीं गया था कि भाई आप बताओ किसको बिठाएं हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाने के लिए। इनडायरेक्टली लोगों को चुना गया था, कोई डेमोक्रेटिक वोटिंग नहीं हुई थी, कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों को नहीं दिया गया था आप बताओ किससे लिखवाना है। असेंबली के अंदर बहुत सारे ओपिनियन आते थे, बहुत सारे लोग थे, सो फाइनल डॉक्यूमेंट जो था वो फेयर एंड बैलेंस था। यस, हम मानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक वोटिंग तो होती कि आखिर जो बनाने वाले अंदर बैठेंगे वो होंगे कौन। एक और क्रिटिसिज्म आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी पेस्ट है, वो बोरोड है। वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस के कई प्रोविजंस हमने एज इट इज़ डाल दिए। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इंडियन नहीं है, क्योंकि बहुत से आइडियाज़ हैं जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने, रियलिटी ये है, देखो ये तो क्रिटिसिज्म है, बट रियलिटी ये है हमने वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ आइडियाज़ लिए हैं, पर उसमें हमने अपने इंडियन वैल्यूज़ को भी ऐड किया है, एक यूनिक मॉडल बनाया है उसको, एज इट इज़ हम नहीं चला रहे हैं किसी चीज़ को। तो हमारा एक कंक्लूज़न जो निकलता है इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद में, पूरा डिस्कशन करने के बाद में, वो यही है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो परफेक्ट तो आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते, पर उसकी जो कोर फिलोसफी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत अच्छे से बैलेंस बनाया गया डेमोक्रेसी का, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज 18+ आज की डेट में हर कोई वोटिंग कर रहा है, हर कोई, हर स्टेट का बंदा वोट डाल रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फेडरलिज्म की बात आ रही है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स को भी राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। यूनियन जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, आपको पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से, उसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स के राइट्स हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन करता है भाई। सो हमारा, हम कह सकते हैं कि भाई नेशनल यूनिटी की अभी बात आ रही है। हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई सिटीजनशिप एक ही मिलती है, आप इंडिया के हो तो इंडिया के ही रहोगे, ये नहीं है कि कश्मीर में रहते हो तो अलग सिटीजनशिप आपकी हो जाएगी, नो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल यूनिटी की भी बात करता है। हमारे यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिलीजियस डिवीजन नहीं होगा, आप धर्म के नाम पर देश को बांट नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम्स के आपस में दंगे नहीं होंगे। सो कंक्लूज़न क्या बन रहा है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन ट्रेडिशंस के साथ जोड़कर, मॉडर्न आइडियाज़ जो हमने कुछ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स भी लिए हैं उसको जोड़कर एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ये सारी बातें हमारे इस चैप्टर से निकल कर आई हैं, ठीक है, जो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो इसका क्रिटिसिज्म भी है कि भाई हाँ, कुछ तो इसमें बुराइयां भी हैं। और यहाँ से आपका जो सिंपल सा जो क्वेश्चन आता है ना भाई, वो आपका सीधा सीधा यही आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोर फिलोसफी क्या है, आखिर वो किस किस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये कंक्लूज़न भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें।